Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Junaid Javed and today we are going to discuss second half of chapter number 2. तो आइए बोर्ड पर चलते हैं और इसका सेकंड हाफ डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज का इंडेक्स आपके सामने बोर्ड पर डिस्प्ले हो रहा है। आज हमारे पास 4 आर्टिकल्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। इससे पहले हम इस चैप्टर का फर्स्ट हाफ डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें नेटवर्क की डेफिनेशन थी, उसकी यूजेस थे, उसकी टाइप्स थी और बाकी जो इसके कंपोनेंट्स थे वो हमने डिस्कस किए। आज हम देखेंगे नेटवर्क मॉडल्स कौन कौन से हैं और इसकी कितनी टाइप्स हैं और हर मॉडल की क्या प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सेकंड वन, नेटवर्क स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, इनकी कितनी टाइप्स हैं, किसने डेवलप किए, कब डेवलप किए, ये चीजें अंडर कंसिडरेशन होंगी। थर्ड आर्टिकल हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो नेटवर्क टोपोलॉजीज का है। हम देखेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होती हैं, कितनी टाइप्स हैं, इनकी क्या डायग्राम्स हैं, कौन कौन से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हर टोपोलॉजी के साथ एसोसिएटेड है। एंड इन द एंड हम लोग एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ओएसआई मॉडल, उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए नेक्स्ट स्क्रीन की जानिब चलते हैं और इन टॉपिक्स की डिटेल हम वहां से डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आज का फर्स्ट आर्टिकल वो है नेटवर्क मॉडल्स। नेटवर्क मॉडल्स 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला है क्लाइंट सर्वर, इसके बाद पीयर टू पीयर और तीसरा मॉडल हाइब्रिड नेटवर्क मॉडल कहलाता है। अब क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल का दूसरा नाम स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एमसीक्यू टाइप पेपर में बहुत बार ये सवाल आया है। क्लाइंट सर्वर को हम कहते हैं डेडिकेटेड सर्वर मॉडल। इस मॉडल में क्या होता है, एक नेटवर्क में कंप्यूटर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम एक कंप्यूटर को मखसूस कर देते हैं। कोई भी ऐसा कंप्यूटर जो डेडिकेट हो जाए, मखसूस हो जाए सर्विसेज देने के लिए, ये ऐसा कंप्यूटर होगा जो नेटवर्क के कंप्यूटर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होगा। इसके पास रिसोर्सेज ज्यादा होंगे। तो हाई रिसोर्स कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क, दे आर नोन एज सर्वर्स। तो पहली बात, तो इसमें एक ऐसा कंप्यूटर होगा, कम से कम, वैसे तो ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक कंप्यूटर ऐसा होगा जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, उसे हम कहेंगे सर्वर। और जो बाकी रिमेनिंग कंप्यूटर्स हैं वो क्या होंगे? क्लाइंट्स। अब सर्वर कौन सा होगा, अगला सवाल ये ज़हन में आता है। ऐसा कंप्यूटर जो हाई रिसोर्स कंप्यूटर हो, रिसोर्सेज ज्यादा हैं और ये रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इस कंप्यूटर के पास कोई प्रिंटर हो, कोई हार्ड डिस्क हो या कोई मॉडेम हो जिसको ये सिर्फ खुद इस्तेमाल कर रहा है। अब ये उन सर्विसेज को बाकी कंप्यूटर्स को भी प्रोवाइड कर सकता है। तो इस केस में चूंकि ये रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, ये कौन होगा? सर्वर होगा। और रिमेनिंग कंप्यूटर्स क्या हो गए? क्लाइंट। क्लाइंट्स कौन से हैं? जिनके पास रिसोर्सेज लो हैं। इस मॉडल का एडवांटेजेस हाई स्पीड नेटवर्क है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्क जो है वो सर्वर मशीन परफॉर्म कर लेती है। सर्वर एक एक्सपेंसिव डिवाइस है, अच्छी कॉन्फ़िगरेशन वाली डिवाइस है और ये मोस्ट ऑफ द वर्क क्लाइंट्स का परफॉर्म कर लेती है। तो इस केस में स्पीड अच्छी होगी। इसके अलावा सर्वर चूंकि नेटवर्क को कंट्रोल कर रहा है, ऑथेंटिकेशन दे रहा है, जिसको ये अलाउ करेगा वही कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट कर सकेगा। तो सिक्योरिटी बेहतर हो जाती है। ये 2 इसके एडवांटेजेस हो गए। नेक्स्ट मॉडल डिस्कस करने के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जानिब। तो आइए नेक्स्ट बोर्ड पे दूसरा मॉडल है पीयर टू पीयर, उसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, सेकंड मॉडल है पीयर टू पीयर। पीयर कहते हैं कंपोनेंट को, पार्ट को, या एक नेटवर्क में के अंदर जो एक एंड होता है जहां से डेटा आ रहा है या जा रहा है किसी कंप्यूटर की शक्ल में, इसको अभी हम पीयर बोलते हैं। अब पीयर टू पीयर नेटवर्क मॉडल ऐसा नेटवर्क मॉडल है जिसमें सिक्योरिटी भी कम होती है, स्पीड भी कम होती है। ऐसा मॉडल ट्रस्ट की बेस पर डेवलप किया जाता है। जब मल्टीपल कंप्यूटर्स ऐसे कनेक्ट हो कि जिनमें सबका दर्जा बराबर हो, ऑल हैव इक्वल स्टेटस, किसी एक को दूसरे पे बर्तरी हासिल ना हो, कोई क्लाइंट ना हो, कोई सर्वर ना हो, इन दोनों के दरमियान कोई वाज़ेह फर्क या डिस्टिंक्शन आप ना कर सकते हो,
तो ऐसा मॉडल जिसमें सबका दर्जा बराबर हो, कोई कंट्रोल ना करे ना कंट्रोल हो, तो ऐसा नेटवर्क पीयर टू पीयर कहलाता है। अब इसकी ये मेन प्रॉपर्टीज हैं, इसमें सिक्योरिटी भी कम होती है, कंट्रोल भी कम होता है, स्पीड कम होगी, हर कंप्यूटर इंडिपेंडेंट होगा इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज। ये कंप्यूटर अपने रिसोर्सेज तो इस्तेमाल कर ही रहा है, लेकिन जरूरत पड़ने पर दूसरे को डेटा शेयर भी कर सकता है और करवा सकता है। आमतौर पर आपके जो टोरेंट्स के नेटवर्क्स होते हैं वो पीयर टू पीयर नेटवर्क के ऊपर चल रहे होते हैं। कुछ पीयर्स से आप कनेक्टेड हैं, आप डेटा ले रहे हैं, कुछ पीयर्स आपसे डेटा उठा रहे हैं। एट द सेम टाइम ना कोई सिक्योरिटी है ना कंट्रोल है, आप डेटा शेयर भी करवा रहे हैं और आपसे डेटा शेयर हो भी रहा है। तो ऐसा नेटवर्क जो नॉन प्रोफेशनल टाइप हो, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे बेस ना करता हो, इसको हम क्या कहेंगे, ये पीयर टू पीयर है। नेक्स्ट मॉडल वो है हाइब्रिड नेटवर्क मॉडल। हाइब्रिड कहते हैं कॉम्बिनेशन को, कोई भी ऐसी चीज जो 2 या 3 या मल्टीपल चीजों को मिलाकर बनाई जाए उसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। आजकल हाइब्रिड कार्स का बड़ा दौरा है। आप जानते हैं हाइब्रिड कार्स 2 फ्यूल मैकेनिज्म के ऊपर काम करती हैं, बैटरी ऑपरेटेड भी हैं, फ्यूल से भी काम कर रही हैं। तो इसी तरह हाइब्रिड नेटवर्क मॉडल ऐसा नेटवर्क मॉडल होगा जो कुछ फीचर्स रखेगा क्लाइंट सर्वर के और कुछ रखेगा पीयर टू पीयर के। तो ऐसा नेटवर्क मॉडल जो क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर दोनों के यूजफुल फीचर्स को कंबाइन करता है, उसको क्या कहते हैं, उसे हाइब्रिड मॉडल कहेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल के लिए स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। नेक्स्ट आर्टिकल स्टूडेंट्स वो है नेटवर्क स्टैंडर्ड्स। नेटवर्क स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? बेसिकली स्टैंडर्ड्स आर द डॉक्यूमेंट्स। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। करती क्या है, इन डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है? बिल्कुल ऐसे जैसे हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं, उनमें टेक्स्ट होता है। तो नेटवर्क स्टैंडर्ड्स की जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें क्या होगा, दे कंटेन द टेक्निकल एंड फिजिकल स्पेसिफिकेशंस ऑफ अ नेटवर्क दैट इज बीइंग डिजाइन्ड। कि जो नेटवर्क डिजाइन होने जा रहा है उसकी टेक्निकल और फिजिकल स्पेसिफिकेशंस इनके अंदर मौजूद होती हैं। कि एक नेटवर्क बनाने से पहले उसकी टेक्निकल प्रॉपर्टीज अगर आप जांचना चाहें कि एक अच्छा नेटवर्क टेक्निकली कैसा होगा, तो उसकी टेक्निकल प्रॉपर्टीज आपको कौन बताएंगे? नेटवर्क स्टैंडर्ड्स। फिजिकल लेआउट उसकी क्या होगी, कंप्यूटर्स कहाँ लगाए जाएंगे, उनका दरमियानी फासला कितना होगा, स्पीड आपको कितनी चाहिए। तो टेक्निकल और फिजिकल दोनों इश्यूज रिजॉल्व करने वाली, एड्रेस करने वाली डॉक्यूमेंट्स क्या कहलाती हैं? नेटवर्क स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं। बेसिकली एक नेटवर्क बनाने से पहले अगर आप उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर लें जो नेटवर्क बनाने के लिए जरूरी हैं, तो आपका बना हुआ नेटवर्क एक अच्छा नेटवर्क कहलाएगा। उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, उसकी कनेक्टिविटी ठीक होगी, उसमें एरर रेट कम होगा, प्रॉब्लम्स उसमें कम आएंगी, तो आपके लिए उसको मैनेज करना आसान हो जाएगा। तो ये रूल्स बेसिकली मेरे आपके लिए नहीं है। जो लोग नेटवर्क डिजाइन कर रहे हैं वो नेटवर्क डिजाइन करते हुए कुछ रूल्स का, कुछ स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखते हैं। वो स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं और उन्हें ऑल ओवर द वर्ल्ड पब्लिश कर देती हैं। फिर जो नेटवर्क डिजाइनर्स हैं इन नेटवर्क रूल्स को फॉलो करते हैं नेटवर्क बनाने के लिए, और उनका नेटवर्क एक प्रोफेशनल नेटवर्क की कैटेगरी में आ जाता है। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं जिनमें से 2 आपके सामने हैं, डिफेक्टो और डिजोर। डिफेक्टो का मतलब, डिफेक्टो निकला बाय फैक्ट या बाय ट्रेडिशन। कोई ऐसी चीज जो किसी हादसे, वाकये या किसी फैक्ट को देखते हुए ऑटोमेटिकली वजूद में आ जाए, उसके ऊपर कोई प्लानिंग या रिसर्च ना हो, इनफॉर्मल डेवलपमेंट हुई हो, ऐसे स्टैंडर्ड्स क्या कहलाते हैं? डिफेक्टो स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं। पुराने वक्तों में ये स्टैंडर्ड्स बनते थे, फॉलो किए जाते थे। उस वक्त ये सुनी सुनाई या कही हुई बातों के ऊपर अमल करते हुए ये स्टैंडर्ड्स डेवलप हो जाते थे। और इसकी एग्जांपल SNA, सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर, ये एक डिफेक्टो स्टैंडर्ड है जिसको किसने डेवलप किया था? IBM ने। और ये पुराने वक्तों में इस्तेमाल होता रहा। आजकल डिफेक्टो स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल नहीं होते, अब जो यूज हो रहे हैं वो डिजोर स्टैंडर्ड्स हैं। डिजोर कहां से निकला है वर्ड? बाय लॉ या बाय रेगुलेशन। डिजोर का वर्ड बेसिकली ज्यूरी से डिराइव किया गया है, और ज्यूरी कहते हैं अदलिया को। अदलिया कानून के मुताबिक फैसले करती है। तो डिजोर स्टैंडर्ड्स बाय लॉ या बाय रेगुलेशन वर्क करते हैं। इनको डेवलप किया जाता है अकॉर्डिंग टू अ प्लान और रिसर्च, बाकायदा रिसर्च और प्लानिंग के तहत डेवलप किया जाता है,
और फिर इनको ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से पब्लिश कर दिया जाता है। मुख्तलिफ इदारे इनको डेवलप करते हैं, अप्रूव करते हैं और फाइनली पब्लिश कर देते हैं एज स्टैंडर्ड। फिर नेटवर्क बनाने वाले लोग इनको फॉलो करते हैं। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके नाम आपको जहन में होने चाहिए ताकि एब्रीविएशंस पेपर में आए तो आप उनको जवाब दे सकें। अब ये ऑर्गेनाइजेशंस जो डिजोर स्टैंडर्ड्स बनाने का काम करती हैं, मोस्ट पॉपुलर उनमें से आईएसओ है। आईएसओ स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड वन IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। और थर्ड वन है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। तो ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम हैं। एक तो आपको इनकी डिराइव्ड फॉर्म पता होनी चाहिए, कहां से डिराइव किए गए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो पता होनी चाहिए। तो इस तरह के सवालात पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जानिब। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा नेटवर्क टोपोलॉजीज। एंट्री टेस्ट के हिसाब से ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें से काफी सवालात हैं जो डायग्राम्स की मदद से आपको समझने जरूरी होंगे। तो पहली बात तो ये समझिएगा, नेटवर्क टोपोलॉजी, टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? मेथड, प्लान, लेआउट, स्कीम। तो नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब है नेटवर्क बनाने का मेथड, वो मेथड जिससे कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क की शक्ल दी जाएगी या नेटवर्क देखने में कैसा लगेगा, ये तरतीब, लेआउट या प्लान, उसका क्या कहलाता है? नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाती है। तो स्ट्रक्चर के लिहाज से नेटवर्क कैसा होगा ये बताने का काम उसकी टोपोलॉजी करेगी। अब यहाँ पे बेसिक टोपोलॉजीज तो काफी हैं, लेकिन आपकी बुक में ये 5 टोपोलॉजीज जो हैं वो लिखी हैं। इनके नाम ज़हन में होनी चाहिए। नंबर 1 बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और मेश टोपोलॉजी। अब ये 5 टोपोलॉजीज हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के लिए वी मूव ऑन टू नेक्स्ट बोर्ड। ये देखिएगा स्टूडेंट, अब हम अपनी पहली टोपोलॉजी डिस्कस करने लगे हैं। वो कौन सी है? बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी कहती है कि आप कंप्यूटर्स को कैसे कनेक्ट करेंगे। इस सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझिएगा एक डायग्राम की मदद से। बस टोपोलॉजी में एक मेन सेंट्रल केबल होती है। इस मेन सेंट्रल वायर को क्या कहते हैं? बस, बैकबोन या ट्रंक। ये तीनों नाम याद रखने हैं, किसी भी नाम से इसको कॉल किया जा सकता है। तो मेन केबल होगी, उसको बस, बैकबोन या ट्रंक कहेंगे। इस मेन बस की दोनों कॉर्नर्स पे, दोनों एंड्स पे 2 स्पेशल कनेक्टर्स लगा के इन एंड्स को क्लोज कर दिया जाएगा। ये स्पेशल कनेक्टर्स क्या कहलाते हैं? टर्मिनेटर। तो पहला काम बस क्या होती है, टर्मिनेटर्स कहाँ लगेंगे वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इस बस टोपोलॉजी में कंप्यूटर्स कैसे कनेक्ट होंगे? ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ सीरीज, वन आफ्टर द अदर विद द बस। एक सीरीज में आपने कनेक्ट करने, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा एंड सो ऑन। ये एक सीरीज में होंगे, वन आफ्टर द अदर होंगे। अब ये जो कंप्यूटर्स हैं ये आपस में कनेक्टेड तो हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं। किसकी मदद से कनेक्टेड है? इस बस की मदद से कनेक्टेड है। अब ये सिंपल सा स्ट्रक्चर ये बस टोपोलॉजी कहलाती है। इसमें जो केबल इस्तेमाल होगी वो केबल कोएक्सियल केबल है और इसकी 2 क्वालिटीज होती हैं, थिक नेट या थिन नेट। इन 2 केबल्स क्वालिटीज को यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब एडवांटेजेस इसके बड़े सिंपल से हैं। इजी टू अंडरस्टैंड टोपोलॉजी है, इसमें कंप्यूटर्स ऐड करना, रिमूव करना आसान काम है। सिर्फ एक कनेक्टर लगाते हैं, कंप्यूटर टोपोलॉजी में ऐड हो गया, इसी तरह इसको रिमूव कर लिया जाता है। ये एक बेस्ट टोपोलॉजी है स्मॉल या लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स के लिए। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आप इंक्रीज करते हैं तो उससे प्रॉब्लम्स भी इसमें इंक्रीज कर जाएंगी। अब इसका स्ट्रक्चर बड़ी हद तक मिलता जुलता है केबल नेटवर्क वालों से। आप देखते हैं आपकी गली के बाहर से एक मेन केबल जा रही है, इस मेन केबल में तमाम नेटवर्क का डेटा आ जा रहा है। ये समझे आप मोहल्ले वालों के घर हैं, किसी एक घर से जब केबल की रिक्वेस्ट जाती है तो केबल वाले इस सेंट्रल केबल में एक जॉइंट लगाते हैं और केबल का एक कॉर्नर आपके घर तक दे दिया जाता है, जिसको आप टीवी की बैक पे लगा के आप भी उस नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं। तो सिर्फ आप नहीं, मोहल्ले में और बहुत सारे लोगों ने इसी मेथड से एक नेटवर्क कनेक्शन की रिक्वेस्ट की थी और इस तरह से तमाम घर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन इस बैकबोन की मदद से। अब जरा एक सिचुएशन डिस्कस कीजिएगा, ऐसे सवालात काफी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये केबल डिस्कनेक्ट हो जाती है या ब्रेक हो जाती है, उसका क्या असर पड़ेगा नेटवर्क के ऊपर?
उसका नेटवर्क के ऊपर ये असर पड़ेगा, सिस्टम बी जो है वो नेटवर्क से अलग हो जाएगा, बाकी नेटवर्क उसी तरह काम करता रहेगा। लेकिन अगर ये बैकबोन ब्रेक हो जाती है, बैकबोन टूट जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसका नुकसान ये होगा, ऑल नेटवर्क गोज डाउन। यही हमने यहां पे डिस्कस किए हैं। इसके अलावा इस टोपोलॉजी में एक मेन प्रॉब्लम यह है डेटा कोलिजन्स की। कोलिजन किसको कहते हैं? टकराव। अगर मल्टीपल कंप्यूटर्स एक वक्त में इस टोपोलॉजी में डेटा सेंड करें, चाहे वो ऑपोजिट डायरेक्शन से ही क्यों ना करें, तो नेटवर्क के ऊपर एक कोलिजन की सिचुएशन पेश आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर ए कंप्यूटर डी को डेटा सेंड कर रहा था। जब ये सेंड कर रहा था, उसी वक्त कंप्यूटर सी ने डेटा प्लान किया बी को भेजने के लिए। अब इसका डेटा यहां से मूव कर रहा है, सी का डेटा वहां से मूव कर रहा है, बस या बैकबोन के ऊपर एक कोलिजन की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, जिससे ना कंप्यूटर ए का डेटा डी को मिल पाएगा, ना सी का डेटा बी को मिल पाएगा। इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? ये डेटा कोलिजन आ गई। कोलिजन क्यों आता है? क्योंकि मीडियम आने और जाने के लिए शेयर्ड है, एक है। आप ऐसे समझ लें, एक ही सड़क पर उस पर ट्रैफिक वहां से भी आ रही है, यहां से भी आ रही है, तो कोलिजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इस कोलिजन को डिटेक्ट करना या रिजॉल्व करने का काम किसकी जिम्मेदारी है? स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, प्रोटोकॉल्स। नेटवर्क के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके सॉल्यूशंस के लिए कोई नेटवर्क कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिनका काम नेटवर्क के अंदर एरर फ्री कम्युनिकेशन परफॉर्म करना होता है। इसीलिए इस बस टोपोलॉजी में भी एक प्रोटोकॉल इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो प्रोटोकॉल ईथरनेट कहलाता है। अक्सर सवाल आता है, बस टोपोलॉजी का प्रोटोकॉल कौन सा है? तो इसका प्रोटोकॉल है ईथरनेट, और इसका काम यह है कोलिजन्स को डिटेक्ट करना, रिमूव करना। जो टेक्नोलॉजी ये यूज करता है वो कल हमने डिस्कस की थी, वो CSMACD कहलाती है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये बस टोपोलॉजी आपने अंडरस्टैंड की होगी। नेक्स्ट टोपोलॉजी डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की जानिब मूव करते हैं। नेक्स्ट टोपोलॉजी बेटा वो रिंग टोपोलॉजी है। रिंग टोपोलॉजी स्ट्रक्चर के लिहाज से कैसे क्रिएट होती है? आपके पास मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, आप पहले कंप्यूटर को दूसरे से, सेकंड वन थर्ड से, थर्ड वन फोर्थ से, और करते करते जो भी लास्ट कंप्यूटर होगा वो किससे कनेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट से। इन दिस वे अ रिंग ऑफ कंप्यूटर्स इज क्रिएटेड। और वो कैसे क्रिएट हुआ है? लास्ट कंप्यूटर के फर्स्ट कंप्यूटर से कनेक्ट होने के बाद। पहली प्रॉपर्टी ये हो गई। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है, हर कंप्यूटर के एग्जैक्टली दो नेबर नोड्स होंगे। अब अगर यहां देखें, ए के दो नेबर बी और डी हैं, बी के दो नेबर सी और ए हैं, सी के दो नेबर डी और बी हैं, एंड सो ऑन। हर कंप्यूटर के दो नेबर्स होंगे। देयर आर नो टर्मिनेटिंग एंड्स। जैसे बस टोपोलॉजी में आपने देखा था, दो नेटवर्क के एंड्स थे, यहां कोई एंड मौजूद नहीं है, तो यहां टर्मिनेटर नहीं लगानी पड़ेगी। अगली बात, यहां पे नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में हो सकती है, या क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, दोनों में से कोई एक डायरेक्शन इस्तेमाल होगी। जो टोपोलॉजी में केबल यूज होगी वो एक है, वो कौन सी है? ट्विस्टेड पेयर केबल। स्टूडेंट्स, ये सारे सवालात हैं जो मैंने आपके साथ रिंग टोपोलॉजी के स्ट्रक्चर के लिहाज से डिस्कस किए हैं। अब इसकी वर्किंग डिस्कस करते हैं। जिस कंप्यूटर ने डेटा सेंड करना होता है वो टोकन पासिंग स्कीम को यूज करता है। अब ये टोकन पासिंग स्कीम क्या चीज होती है? टोकन एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है जो बड़ी स्पीड से एक नेटवर्क के अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है, घूम रहा होता है, ए से बी, बी से सी, सी से डी एंड सो ऑन। जिस कंप्यूटर ने डेटा सेंड करना होता है वो टोकन के अपने पास पहुंचने का इंतजार करता है। जब टोकन उसके पास पहुंचता है वो टोकन को कैप्चर करता है, इसके साथ डेटा अटैच करता है और टोकन को रिलीज कर देता है। टोकन फिर मूव करना शुरू कर देता है। टोकन का काम एक पोस्टमैन का होता है, जिसके पास एक लेटर है, उसके ऊपर एड्रेस भी लिखा हुआ है कि ये लेटर किसके लिए है। तो फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर ए ने डेटा भेजना था डी को, टोकन इसके पास पहुंचा, इसने डेटा अटैच किया, उसके ऊपर डी का एड्रेस लिखा और उसे आगे मूव कर दिया। ये डेटा बी, सी, डी सबसे गुजरता रहा, लेकिन मिलेगा किसको? जिसका एड्रेस उस डेटा से मैच करेगा। तो इस तरह से टोकन पासिंग स्कीम से डेटा एक जगह से दूसरी जगह पास कर दिया जाता है। अब एक नेटवर्क के अंदर अगर 50 कंप्यूटर भी हो तो टोकन कितने होंगे? एक। तो जब एक टोकन होगा, कितने लोग डेटा सेंड कर सकेंगे? एक। चूंकि दो लोग एक वक्त में डेटा सेंड ही नहीं कर सकते, इसलिए देयर आर नो चांसेस ऑफ डेटा कोलिजन। यहां डेटा कोलिजन के चांसेस नहीं होंगे। लेकिन एक और डिसएडवांटेज है,
इससे स्पीड स्लो हो जाएगी, क्योंकि जब एक कंप्यूटर डेटा सेंड कर रहा होगा उसने टोकन बिजी रखा होगा, बाकियों ने अगर डेटा सेंड करना भी है तो उन्हें वेट करना पड़ेगा, और वेट करने की वजह से रिस्पॉन्स टाइम क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट टोपोलॉजी देखिएगा स्टूडेंट्स, वो है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी एक सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड टोपोलॉजी है। इसमें हम एक सेंट्रल डिवाइस यूज करते हैं। ये सेंट्रल डिवाइस कहलाती है हब या स्विच। ये दो अलग अलग डिवाइसेस हैं। बास केसेस में हब यूज होती है, बास केसेस में स्विच यूज होती है। तो इन दोनों में से कोई एक डिवाइस इंटरकनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। अब हब या स्विच के अंदर डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं। हर पोर्ट के साथ एक कंप्यूटर कनेक्ट हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल ये 4 पोर्ट हब है, तो इसके साथ 4 कंप्यूटर्स अटैच किए जा सकते हैं एक केबल की मदद से। इन दिस वे ऑल दीज कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, बट दे आर नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली। दे आर कनेक्टेड विद दिस सेंट्रल डिवाइस दैट इज नोन एज हब और स्विच। अब इसके एडवांटेजेस सिंपल हैं। ये एक्सपेंसिव टोपोलॉजी है। क्यों? इसमें आपको हब की कॉस्ट भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी और एक्स्ट्रा केबलिंग कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ती है, क्योंकि जो कंप्यूटर हब से जितनी दूर होगा उतनी इंडिविजुअल केबल लेंथ आपको बिछानी पड़ेगी। हब अगर शट डाउन हो जाता है तो सारा नेटवर्क गोज डाउन हो जाएगा। अगर इंडिविजुअल कंप्यूटर डिस्कनेक्ट होता है तो उसका नेटवर्क के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे कंप्यूटर ए डिस्कनेक्ट हो गया, नेटवर्क को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर हब डाउन हो गई तो ऑल नेटवर्क गोज डाउन। इसके साथ डिसएडवांटेजेस हैं। इसमें डेटा कोलिजन अकर नहीं करते, लेस चांसेस हैं डेटा कोलिजन के। इसको इंस्टॉल करना, मेंटेन करना या ट्रबल शूट का मतलब होता है प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना। तो इंस्टॉल, मेंटेन और ट्रबल शूट करना इसको आसान काम है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट टोपोलॉजी डिस्कस करने के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जाने। नेक्स्ट टोपोलॉजी वो है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी असल में 2 टोपोलॉजीज का मिक्सचर है। अगर आपको स्टार और बस टोपोलॉजी का पता है तो ट्री टोपोलॉजी इनके कॉम्बिनेशन से तैयार होती है। आमतौर पर इसकी डेफिनेशन है मल्टीपल स्टार टोपोलॉजीज कंबाइन होती हैं एक बस के ऊपर तो एक ट्री बन जाता है। इसको एक फिगर की मदद से देखिएगा। फॉर एग्जांपल ये हब 1 है, इसके साथ 3 कंप्यूटर हैं। ये हब 2 है, इसके साथ 2 कंप्यूटर हैं। हब 3 के साथ 2 कंप्यूटर हैं। ये 3 इंडिविजुअल टोपोलॉजीज हैं, 3 अलग अलग ब्रांचेस हैं। अगर हम चाहें हब 1 के कंप्यूटर हब 2 से या हब 1 के कंप्यूटर हब 3 से कम्युनिकेशन करें, ये इस वक्त पॉसिबल नहीं था। अब आप एक बस क्रिएट करते हैं, बस लेंगे, इस बस के दोनों एंड्स पे आप टर्मिनेटर लगाएंगे और बस से डिफरेंट हब्स को आप कनेक्ट कर देंगे। इन दिस वे दीज हब्स आर जॉइंड टू ईच अदर बट विद द हेल्प ऑफ दीज बस। अगर इस कंप्यूटर ने इससे कम्युनिकेशन करनी है तो ये लोकल नेटवर्क इस्तेमाल होगा, बस की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हब 1 वाले ने हब 3 से कम्युनिकेशन करनी है, फिर ट्रैफिक बस के ऊपर से होके जाएगी। तो इसमें दोनों के कंबाइन फीचर होते हैं, बस के भी और स्टार के भी, और ये दोनों के यूजफुल फीचर्स को इस्तेमाल कर सकती है। आमतौर पर ये इस्तेमाल होगी ब्रांच्ड आउट नेटवर्क्स के लिए। अक्सर सवाल आया विच टोपोलॉजी इज यूज्ड फॉर ब्रांच्ड आउट नेटवर्क्स। डिफरेंट ब्रांचेस हैं, तो ब्रांच आउट नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए सूटेबल टोपोलॉजी कौन सी होगी? ट्री टोपोलॉजी होगी। इसके बाद मैश टोपोलॉजी है। मैश टोपोलॉजी की डेफिनेशन देखिएगा, वो कहता है एवरी कंप्यूटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ऑल अदर कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। हर कंप्यूटर डायरेक्टली कनेक्ट होगा बाकी तमाम के साथ इंडिविजुअली। अब इस डेफिनेशन को हम प्लॉट करते हैं। कंप्यूटर ए है, वो बी के साथ भी कनेक्ट होगा, सी के साथ भी होगा और डी के साथ भी होगा। इन दिस वे कंप्यूटर बी है, वो ए के साथ भी होगा, बी के साथ भी होगा और सी से भी कनेक्ट करेंगे। इसी तरह कंप्यूटर डी को देखें, ए और बी से कनेक्ट है, इसको सी से भी कनेक्ट करना पड़ेगा। इसी तरह ऑटोमेटिकली कंप्यूटर सी ए से भी हो गया, बी से भी हो गया और डी से भी हो गया। इन दिस वे एवरी कंप्यूटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ऑल द अदर कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। ये टोपोलॉजी ज्यादातर इस्तेमाल होती है वाइड एरिया नेटवर्क में, यानी इंटरनेट के अंदर। आमतौर पर इस टोपोलॉजी की बेस में एक राउटर इस्तेमाल होता है जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के ऊपर वायरलेस तरीके से डिफरेंट नेटवर्क्स या कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट करता है और उनके दरमियान डेटा ट्रांसफर करता है।
आमतौर पर ये सेफ है, फास्ट है। क्यों? ड्यू टू मल्टीपल या डेडिकेटेड लिंक्स। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर ए ने बी को डेटा भेजना है, एक डेडिकेटेड लिंक तो ये है, इस लिंक पे डेटा भेजा जा सकता है। लेकिन अगर ये लिंक डिस्टर्ब हो गया या यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा है, इस रूट से भी डेटा भेजा जा सकता है, इस रूट से भी डेटा भेजा जा सकता है, डेटा ऐसे भी जा सकता है। तो मल्टीपल लिंक्स या मल्टीपल पाथ्स मौजूद हैं। अगर एक पाथ बिजी है, ब्रोकन है या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बाकी पाथ से इसको कवर कर सकते हैं। तो हम कहते हैं फास्ट क्यों है, सेफ क्यों है, मल्टीपल लिंक्स हैं। ये हैवी लोड ऑफ ट्रांसमिशन को बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन इसकी इंस्टॉलेशन मुश्किल है और ये एक्सपेंसिव टोपोलॉजी है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टोपोलॉजीज का आर्टिकल। लास्ट आर्टिकल ओएसआई मॉडल, वो डिस्कस करने के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जानिब। तो आइए चलते हैं स्टूडेंट्स। लास्ट आर्टिकल इस चैप्टर का वो है ओएसआई मॉडल। ओएसआई स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये है क्या? इट इज अ प्रोटोकॉल मॉडल और प्रोटोकॉल सूट। असल में ये 7 तरह की लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल एक कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर है जो बहिफाजत डेटा की सेंडिंग और रिसीविंग को दो सिस्टम्स के दरमियान पॉसिबल बनाता है। असल में ये एक मॉडल ऐसा प्रोटोकॉल मॉडल है जिसको प्रेजेंट किसने किया है? आईएसओ ने। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ओएसआई एक प्रोडक्ट है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन बनाया किसने है? आईएसओ ने। आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो आईएसओ एक इदारा है और ओएसआई उसकी प्रोडक्ट है। अब हम इसे डिफाइन कैसे करते हैं? बेसिकली इट प्रोवाइड्स अ लॉजिकल फ्रेमवर्क हाउ डिसिमिलर डिवाइसेस इन अ नेटवर्क कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये बताता है एक लॉजिकल प्लान कैसे दो डिसिमिलर डिवाइसेस एक नेटवर्क में एक दूसरे के साथ डेटा कम्युनिकेट करेंगी। इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए यह जरूरी है कि इसका आप लेयर्स को समझे। तो इट कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर्स। इसमें 7 तरह की लेयर्स हैं। हर लेयर का अपना एक फंक्शन है। डेटा पहले एक लेयर को मिलेगा, वो अपना काम करेगी, उसके पास कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे जिसकी मदद से वो डेटा के ऊपर कोई प्रोसेसिंग करेगी। जब उस लेयर का काम खत्म हो जाएगा, वो अगली लेयर को डेटा प्रोवाइड करेगी, वो अपने प्रोटोकॉल्स और सॉफ्टवेयर की मदद से अपनी प्रोसेसिंग सरंजाम देगी एंड सो ऑन। तो डेटा 1 2 3 4 करते करते वो जब 7 लेयर्स से गुजर जाएगा तो 7 तरह की प्रोसेसिंग हो जाएगी, तो डेटा कम्युनिकेशन एक तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो इन लेयर्स को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। 7 लेयर्स हैं, हर लेयर का अपना एक प्रोटोकॉल और अपने फंक्शंस हैं। असल में इन 7 को भी हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं 2 पोर्शंस में। उन 7 लेयर्स को 2 पोर्शंस में डिवाइड किया जाता है। जो टॉप लेयर्स हैं वो अपर लेयर्स कहलाती हैं और जो बॉटम लेयर्स हैं वो लोअर लेयर्स कहलाती हैं। इसकी डिटेल जानने के लिए अब हम नेक्स्ट बोर्ड पर मूव करते हैं। आइए उसकी डिटेल वहां पे देखते हैं। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, ये आपके सामने स्क्रीन पर ओएसआई मॉडल की लेयर्स जो हैं वो लिखी हुई हैं। अब उन लेयर्स के नाम आपको एक तरतीब से याद होने चाहिए। मैं इसे टॉप टू बॉटम पढ़ता हूं। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। ये 7 लेयर्स हैं। अब अगर आप देखें तो इनकी तरतीब डिफरेंट दी हुई। आपसे लेयर्स के बारे में जब भी पूछा जाए, अगर तरतीब पूछी जाए तो हमेशा पहली लेयर कौन सी होती है? फिजिकल लेयर। लास्ट लेयर कौन सी होती है? एप्लीकेशन लेयर। अगर आपसे एमसीक्यू आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, तो आपने इस तरतीब से कंफ्यूज नहीं होना। लास्ट लेयर हमेशा आपने बतानी है कौन सी है, वो 7th एप्लीकेशन लेयर। बेशक वो टॉप पे लिखी है लेकिन वो लेयर नंबर 7 होगी। इसी तरह कोई आपसे पूछता है फर्स्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल कौन सी है, तो बेशक वो बॉटम पे लिखी है, तो आपने आंसर क्या देना है? फिजिकल। तो इनकी तरतीब जो है वो याद रखनी है बॉटम टू टॉप, यानी फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। इस तरतीब से आप याद रखेंगे तो पहली लेयर पूछी जाए, 7वीं लेयर पूछी जाए, 5वीं लेयर पूछी जाए, आप इसका जवाब दे सकते हैं। इसके लिए इसको इस तरतीब को याद रखने के लिए एक सेंटेंस है, वो याद रखिएगा। जैसे फिजिकल के लिए P, डेटा लिंक के लिए D, नेटवर्क के लिए N, ट्रांसपोर्ट के लिए T, सेशन के लिए S, प्रेजेंटेशन के लिए P और एप्लीकेशन के लिए A। एक जुमला याद रखिएगा,
all people seems to need data processing, application, presentation, session, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल। तो ये लेयर्स हैं। ये 7th लेयर के लिए, 6th, 5th, 4th, 3rd, 2nd और 1st। तो ये एक छोटा सा सेंटेंस मैंने लिखा है सिर्फ इनकी रिमेम्बरेंस के लिए, ताकि आप इनको याद रख सके। अब एक बात याद रखिएगा, इन 7 लेयर्स के भी अभी हमने डिस्कस किया था 2 ग्रुप्स होंगे। जो पहली 3 हैं यानी नीचे वाली 3 लेयर्स वो कहलाती हैं लोअर लेयर्स, और ऊपर वाली जो 4 हैं यानी आखिरी 4 लेयर्स वो कहलाएंगी अपर लेयर्स। अब आपसे बाज़ औक़ात ऐसे सवाल भी पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। जब टॉप मोस्ट पूछा जाए तो फिर फर्स्ट और लास्ट के चक्कर में नहीं पड़ना आपने। टॉप मोस्ट हमेशा कौन सी होगी? एप्लीकेशन। बॉटम मोस्ट पूछी जाए तो बॉटम मोस्ट कौन सी होगी? फिजिकल। लेकिन अगर फर्स्ट लेयर पूछी जाए तो फिजिकल और लास्ट लेयर पूछी जाए तो एप्लीकेशन। अब इनको इस तरतीब में क्यों लिखा गया है? जब डेटा सेंड किया जाता है तो सबसे पहले वो एप्लीकेशन लेयर को मिलता है, वो अपना काम करेगी, फिर प्रेजेंटेशन को देगी डेटा, प्रेजेंटेशन लेयर अपनी प्रोसेसिंग करेगी और सेशन को, एंड सो ऑन। करते करते डेटा पहली लेयर को कब मिलेगा? सबसे लास्ट में, एंड सो ऑन। अगले कंप्यूटर में मूव कर जाएगा। जब नेक्स्ट कंप्यूटर तक डेटा पहुंचेगा तो पहले कौन सी लेयर को मिलेगा? फिजिकल को, फिर डेटा लिंक को, एंड सो ऑन। यानी सेंडिंग कंप्यूटर में इसका फ्लो होता है फ्रॉम एप्लीकेशन टू फिजिकल, और रिसीविंग सिस्टम में इसका फ्लो होता है फ्रॉम फिजिकल टू एप्लीकेशन, एंड सो ऑन। अब इनका काम देखिएगा। नंबर 1, एप्लीकेशन लेयर काम क्या करती है? इट प्रोवाइड्स नेटवर्क सर्विसेज टू यूजर एप्लीकेशन। आपके लिए नेटवर्क सर्विसेज को ऑन कर देगी, जो इब्तदाई इंतजामात करने होंगे डेटा ट्रांसफर के लिए उनको परफॉर्म करेगी। एक कंप्यूटर के अंदर जो एप्लीकेशंस आपस में डेटा शेयर कर रही हैं उसको देखेगी। तो एप्लीकेशंस को कंट्रोल करना, यूजर के हवाले नेटवर्क सर्विसेज करना और नेटवर्क की इनिशियल प्रेपरेशन करना, वो किसका काम है? एप्लीकेशन लेयर का। जब नेटवर्क सर्विसेज ऑन हो गई, आपकी एप्लीकेशन को मिल गई, अब अगला काम किसका है? प्रेजेंटेशन लेयर का। प्रेजेंटेशन लेयर 3 काम करती है। ये नेटवर्क ट्रांसलेटर भी कहलाती है। पहला काम इसका है कोड कन्वर्जन, डिफरेंट कोड्स को कन्वर्ट करती है। कोडिंग स्कीम्स आपने पढ़ी होंगी, एक कोड को दूसरे कोड में कन्वर्ट करना। दूसरा काम डेटा कंप्रेशन करना, और तीसरा काम एनक्रिप्शन करना। तो इसके 3 काम है स्टूडेंट्स, कोड्स को कन्वर्ट करना, डेटा को कंप्रेस करना और एनक्रिप्ट करना। कंप्रेशन का मतलब क्या है? डेटा के साइज को रिड्यूस कर देना। डेटा का साइज जितना कम होगा नेटवर्क के ऊपर, वो उतनी क्विकली ट्रांसफर हो जाएगा। तो डेटा कंप्रेशन में साइज रिड्यूस किया जाता है। और एनक्रिप्शन का मतलब क्या है? डेटा की वो फॉर्म जो ऐसे कोड्स में हो जो अगर कोई बंदा इसको गेट भी कर ले तो वो इससे कोई बेनिफिट हासिल ना कर सके। जैसे डेटा की वो फॉर्म जो आम तौर पर नजर तो आ रही होती पर समझ नहीं आ रही होती, वो एनक्रिप्टेड फॉर्म कहलाती है। जैसे आप यूजर नेम लिखते हैं तो यूजर नेम जैसे आपने लिखा वैसे स्क्रीन पे नजर आ गया, लेकिन जब आप पासवर्ड टाइप करते हैं तो पासवर्ड की जगह डॉट्स या स्टेरिक्स नजर आते हैं। तो कोई ऐसी नोटेशन आती है जो आपको नजर तो आ रही होती है पर समझ नहीं आती, तो दैट इज एनक्रिप्टेड फॉर्म ऑफ डेटा। तो प्रेजेंटेशन लेयर 3 काम करेगी, कोड्स कन्वर्ट करती है, डेटा को कंप्रेस कर देती है और इसके ऊपर एनक्रिप्शन परफॉर्म कर देती है, ताकि अगर रास्ते में कोई इंसान इसको गेट भी कर ले तो वो इससे कोई फायदा हासिल ना कर सके। जब प्रेजेंटेशन लेयर अपना काम कर लेती है तो डेटा किसके हवाले होता है? सेशन लेयर। सेशन लेयर का काम है इस कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर के साथ एक लिंक कायम करना, उसको हम कहते हैं एक सेशन क्रिएट हो गया। उस लिंक को इस्तेमाल करना, हम कहते हैं सेशन एंगेज हो गया है, चल रहा है। और जब डेटा ट्रांसफर हो जाए तो उस सेशन को क्लोज कर देना। तो इसके 3 काम है, एक क्रिएट करना, मैनेज करना और एंड करना। किसको? एक लॉजिकल कनेक्शन को। लॉजिकल कनेक्शन किससे कायम होगा? दूसरे कंप्यूटर से। तो ये डेटा ट्रांसफर होने तक यूज होता रहेगा और जब डेटा ट्रांसफर हो जाएगा तो इस सेशन को क्लोज कर दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप कॉलेज में दाखिला लेते हैं, आपका सेशन स्टार्ट हो जाता है, आप सारा साल पढ़ते रहते हैं, वो सेशन चलता रहता है, और जब आपके पेपर हो जाते हैं वो सेशन क्लोज हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट काम वो है ट्रांसपोर्ट लेयर का। ट्रांसपोर्ट लेयर
डेटा को डिवाइड करती है स्मॉलर यूनिट्स में। स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड करने का फायदा है डेटा क्विकली ट्रांसफर हो जाएगा। तो एक लार्ज डेटा को ब्रेक किया जाता है स्मॉलर यूनिट्स में। इन स्मॉलर यूनिट्स को क्या कहते हैं? सेगमेंट्स। तो अक्सर एमसीक्यू आ जाता है, सेगमेंट्स आर क्रिएटेड इन डैश लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। तो याद रखिएगा, सेगमेंट के साथ वर्ड हमेशा कौन सा एसोसिएट करेंगे? ट्रांसपोर्ट लेयर का। ट्रांसपोर्ट लेयर ने अपना काम करके नेटवर्क लेयर को दिया। ये सेगमेंट्स जब इस लेयर के पास आई तो इसने उनके ऊपर एड्रेस ऐड कर दिया। ये ऐसे ही है, ट्रांसपोर्ट लेयर ने कुछ लेटर्स लिखे, नेटवर्क लेयर ने उन लेटर्स के ऊपर एड्रेस ऐड कर दिया कि लेटर कहां जाने हैं और कैसे जाने हैं। दो काम करेगी, एड्रेस ऐड करेगी और रूट डिसाइड करेगी किस रास्ते से होकर ये पैकेट्स पहुंचे जाएंगे। और ये जो सेगमेंट्स आए हैं जिनके ऊपर एड्रेस लिख दिया गया, अब ये क्या कहलाएंगे? दे आर नोन एज पैकेट्स। तो तीन काम यहां पूछे जा सकते हैं। पैकेट्स किस लेयर में बनते हैं? नेटवर्क लेयर में। एड्रेस कहां अटैच होता है? नेटवर्क लेयर में। रूट कहां डिसाइड होता है? नेटवर्क लेयर में। इसके बाद ये पैकेट्स अगली लेयर को मिल जाएंगे, वो है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर ओएसआई की वो लेयर है जो दो फर्दर सब लेयर्स में डिवाइडेड है। इसमें दो सब लेयर्स होती हैं, एक है एलएलसी और एक है एमएसी। एलएलसी स्टैंड्स फॉर लॉजिकल लिंक कंट्रोल और एमएसी स्टैंड फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये दो सब लेयर्स मिलके डेटा लिंक लेयर क्रिएट करती हैं। इस लेयर पे डेटा लिंक लेयर डेटा को एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, फ्रेम्स क्रिएट कर देती है। फ्रेम्स डेटा की वो सूरत हाल होती है या वो सिचुएशन होती है जिसमें उसको ट्रांसफर किया जाना है। इसमें एरर रिकवरी होती है, अगर कोई एरर आ जाए तो यहां से फ्रेम रीसेंड किया जाता है और ये रिलायबिलिटी प्रोवाइड करती है आपके फिजिकल मीडियम को। तो ट्रांसपोर्ट लेयर ने सेगमेंट्स बनाए, नेटवर्क लेयर ने पैकेट्स क्रिएट किए, डेटा लिंक लेयर ने फ्रेम्स क्रिएट किए। ये फ्रेम्स क्रिएट करने के बाद फिजिकल लेयर को मिलेंगे। फिजिकल लेयर डायरेक्टली मीडियम के साथ कनेक्टेड है। मीडियम में कोई वायर भी हो सकती है, कोई वायरलेस भी हो सकता है। ये डेटा के बिट्स में कन्वर्ट करेगी और उन बिट्स को मीडियम के ऊपर ट्रांसफर कर देगी। यानी यहां से डेटा डायरेक्टली मूव करेगा बिट्स की शक्ल में। तो डेटा मूव ऑन होगा इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। ये वायर चूंकि मीडियम के साथ कनेक्टेड होती है, वोल्टेज को, टाइमिंग ऑफ बिट्स को ये कंट्रोल करेगी। तो इस तरह डेटा इन 7 लेयर से गुजरा और पास हो गया। जब ये डेटा रिसीविंग कंप्यूटर को मिलेगा तो वहां सबसे पहले इसे कौन सी लेयर रिसीव करेगी? फिजिकल। अब सारे काम रिवर्स हो जाएंगे। हर लेयर वहां पे भी इन्वॉल्व होगी रिसीवर में, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। ये फिजिकल लेयर बिट्स को सेंड कर रही थी, वो फिजिकल लेयर बिट्स को रिसीव करेगी। ये डेटा लिंक लेयर फ्रेम बना रही थी, वहां जब रिसीव होने के बाद डेटा लिंक लेयर को मिलेंगे, वो फ्रेम्स को ब्रेक कर देगी, ऊपर भेजेगी। ये नेटवर्क लेयर एड्रेस लगा रही थी, रूट डिसाइड कर रही थी, पैकेट्स क्रिएट कर रही थी, वहां पैकेट ब्रेक कर दिए जाएंगे। अब पैकेट की जरूरत नहीं है, एड्रेस रिमूव कर दिया जाएगा, रूट रिमूव कर दिया जाएगा। इसके बाद डेटा अपवर्ड भेजा जाएगा। ये ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा को ब्रेक कर रही थी, जो रिसीविंग कंप्यूटर होगा वहां ट्रांसपोर्ट लेयर उनको असेंबल करेगी, सिंगल यूनिट बनाएगी। ये प्रेजेंटेशन लेयर क्या कर रही थी? डेटा को कंप्रेस कर रही थी, वहां जब मिलेगा वो डेटा डीकंप्रेस होगा, ओरिजिनल फॉर्म में वापस आएगा। ये एनक्रिप्शन कर रही थी, रिसीविंग कंप्यूटर में डिक्रिप्शन होगी, डेटा को ओरिजिनल फॉर्म में वापस कन्वर्ट किया जाएगा। और ये एप्लीकेशन लेयर नेटवर्क सर्विसेज को ऑन कर रही थी, वो नेटवर्क सर्विसेज को ऑफ कर देगी और इस तरह डेटा बहिफाजत अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी 7 लेयर्स ऑफ कम्युनिकेशन जो कि ओएसआई मॉडल डिस्कस करता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। आज ये हमारा सेकंड चैप्टर मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने इसे बेहतर तरीके से समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।